महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल महाराष्ट्र का सियासी संग्राम अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में सुबह 10:30 बजे एकनाथ शिंदे समेत 11 बागी विधायकों की याचिकाओं पर सुनवाई होगी। पहली याचिका में शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले विधायकों के खिलाफ अयोग्यता की कार्यवाही शुरू किए जाने को चुनौती दी गई है। दूसरी याचिका भरत गोगावले की तरफ से विधानसभा में शिंदे की जगह अजय चौधरी को शिवसेना विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को नया चीफ व्हिप बनाए जाने को भी चुनौती दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला पहुंच चुका है। महाराष्ट्र में जो सियासी संग्राम चल रहा है, अब ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में 10:30 बजे सुनवाई होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की तरफ से एडवोकेट रविशंकर झंडेलिया केस लड़ेंगे। न्यूज 18 संवाददाता आशीष सिंह ने रविशंकर से खास बातचीत की, देखिए रिपोर्ट। कोई चैलेंज नहीं करता, वो पॉलिटिकल पार्टी का विप है, पॉलिटिकल पार्टी का विप में कोई चैलेंज नहीं कर सकता। डिप्टी स्पीकर की तरफ से सर 2 दिन का ही वक्त दिया गया था, इस चीज को लेकर भी कहा गया कर सकते हैं। लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट 48 आवर्स का बस है बोले। तो फिलहाल डिप्टी स्पीकर को लेकर जो है वो पक्ष रखने के लिए रविशंकर जो हैदराबाद के वकील हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए थे, मातोश्री में पहुंचे हुए थे, मुलाकात की है। मुलाकात करने के बाद यहाँ से रवाना हुआ और कल सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर का पक्ष रविशंकर रखने के लिए पहुंचेंगे। उनके साथ कपिल सिब्बल समेत कई वकीलों की टीम भी मौजूद होगी। वहीं संजय राउत के वार पर एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया है। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर लिखा, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों के लिए और बाला साहेब की शिवसेना को बचाने के लिए हम मर भी जाएं तो बेहतर है। उन्होंने आगे लिखा कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना उस आदमी का समर्थन कैसे कर सकती है जिनके रिश्ते दाऊद इब्राहिम से हैं, उस दाऊद से जिसने मुंबई के मासूम नागरिकों को बम ब्लास्ट कर मारा था। इस फैसले का विरोध करने के लिए हमें मौत भी आ जाए तो हमें इसकी परवाह नहीं है। एकनाथ शिंदे ने यह ट्वीट कर पलटवार कर दिया है। सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक सड़क पर बिछी बारूदी सुरंगों को तबाह करते दिखाई दिए। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस ने यह बारूदी सुरंग उसकी सेना के टैंकों और गाड़ियों को बर्बाद करने के लिए बिछाई थी, जिन्हें उसकी फौज ने ड्रोन से हमला कर नष्ट कर दिया। यूक्रेन की तरफ से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सड़क पर कई बारूदी सुरंगें बिछी दिखाई दी, जिन पर यूक्रेन के सैनिकों ने ड्रोन की मदद से हमला कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हुआ, जिसका असर यह हुआ कि सड़क उखड़ गई। यह हमला इतना ताकतवर था कि वहां काफी देर तक आग के साथ काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस की सेना बारूदी सुरंग बिछाकर कोई बड़ी साजिश रच रही थी, जिसे उसने नाकाम कर दिया। उधर खबर है कि उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन अपने देश की सीमाओं पर परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी में है। इसके लिए एक दिन पहले राजधानी प्योंगयांग में किम ने सेना के कुछ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और बताया जा रहा है कि इस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को यह आदेश दिया गया कि अपने देश की सेना की ताकत को बढ़ाने के लिए वो परमाणु हथियार तैनात करने के लिए तैयार रहें। कहा जा रहा है कि किम जोंग उन ने इस बैठक में सेना के अफसरों के साथ बैठकर रणनीति बनाई। इस पर एक प्लान तैयार किया गया जिसके तहत परमाणु हथियारों की तैनाती की पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके वो दूसरे देशों को खुला संदेश दे रहे हैं कि उनसे उलझना उन्हें महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि वो अपने परमाणु हथियारों के साथ दुश्मन देश को जवाब देने के लिए तैयार हैं, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यानी कि परमाणु हथियारों के दम पर तबाही का तांडव मचाना किम के लिए अब बाएं हाथ का खेल दिख रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने सेना को साफ कह दिया है कि ये एक्शन में आने का वक्त है और पूरी फौज को एक साथ आकर इस प्लान को जमीनी स्तर पर उतारने की जरूरत है। कोरिया ने परमाणु हथियारों की तैनाती पर जो रणनीति बनाई है वो किम जोंग उन और सेना के उन अधिकारियों के बीच ही है जो उस बैठक में शामिल थे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस पूरी प्लानिंग के पीछे का मकसद दक्षिण कोरिया को निशाने पर लेना है। इसलिए खबर यह है कि इन परमाणु हथियारों को सीमाओं पर इस तरह से तैनात किया जाएगा कि दक्षिण कोरिया का नामो निशान मिट जाए। लेकिन माना जा रहा है कि परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कोई एक आध दिन का खेल नहीं है, बल्कि इसका ख्याल किम जोंग उन को अप्रैल में आ गया था, जब उन्होंने एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर मार करने वाली एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करने का दावा किया था। जानकारों के मुताबिक ये किम का तबाही की दुनिया में महज पहला कदम है। किम के आगे इस तरह की कई रणनीतियां अपनाने की आशंका है।
हालांकि परमाणु हथियारों को तैनात करने की इस पूरी प्रक्रिया को संभालना इतना आसान नहीं होने वाला। अगर किम जोंग उन ने परमाणु हथियारों की तैनाती कर दी तो ये दक्षिण कोरिया के लिए खतरे की बड़ी घंटी हो सकती है। हालांकि वो अमेरिका के साथ मिलकर लगातार शांति बनाए रखने की कोशिश में जुटा है। उधर लुहांस्क के सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेन की सेना ने रूसी सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर दिया। जेलेंस्की के सैनिक शहर को रूसी सेना के कब्जे में जाने से बचाने के लिए 3 हफ्तों से ज्यादा वक्त से वहां भीषण जंग लड़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि मारियोपोल की तरह सेवेरोडोनेस्क पुतिन के पंजे में न जा सके, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क पर रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के कब्जे का मतलब होगा पूरे लुहांस्क पर उनका कंट्रोल, और फिर इसके बाद बारी आएगी डोनेस्क की। तो लुहांस्क और डोनेस्क में रूसी सेना के पैर पसारते ही पूरा पूर्वी यूक्रेन जेलेंस्की के हाथों से फिसल जाएगा। यही वजह है कि यूक्रेन के सैनिकों ने सेवेरोडोनेस्क को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। हालांकि रूस ने सेवेरोडोनेस्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा कर दिया है, लेकिन बचे हुए 20% इलाके पर कंट्रोल करने में उसे तगड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है, क्योंकि वहां के अजोद केमिकल फैक्ट्री में छिपे यूक्रेन के सैनिक हथियार डालने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो लगातार रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों पर हमले बोल रहे हैं। और यूक्रेन के सैनिकों के हमले का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो टैंक से रूसी सेना के ऊपर गोले बरसाते दिखाई दिए। इस हमले के दौरान यूक्रेन का एक सैनिक लगातार टैंक को टारगेट सेट करने के लिए। महाराष्ट्र की राजनीतिक लड़ाई पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे गुट ने डिप्टी स्पीकर के नोटिस को दी चुनौती। हरीश साल्वे करेंगे पैरवी। शिवसेना की तरफ से अभिषेक मनु सिंह भी दलीलें देंगे। संजय राउत की धमकी वाले बयान पर एकनाथ शिंदे ने किया पलटवार। कहा शिवसेना को बचाने के लिए जान देना सौभाग्य की बात। राउत ने दी थी बागियों को धमकी। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्याला डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। गोवंडी में होने वाली उद्धव ठाकरे की रैली से पहले आदित्य ठाकरे का एकनाथ शिंदे पर निशाना। शिंदे गुट पर मुख्यमंत्री की बीमारी का फायदा उठाने का लगाया आरोप। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश हो गई। जर्मनी में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का इमरजेंसी पर निशाना। कहा भारतीयों ने लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश को किया नाकाम। इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। जर्मनी में G7 की बैठक के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने गिनाई भारत की उपलब्धियां। भारतीय समुदाय के कार्यक्रम में कहा अगले 25 साल के लिए तैयार है भारत की आत्मनिर्भरता का रोड मैप। के बाद हमें कहां पहुंचना है, 25 साल के लिए आत्मनिर्भरता का रोड मैप भी तैयार है। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा। रामपुर से घनश्याम लोधी और तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जीते। सीएम योगी ने कहा उपचुनाव में जीत 2024 की तरफ इशारा। के आशीर्वाद में इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को आज मानसा कोर्ट में पेश किया जाएगा। मूसेवाला हत्याकांड में पूछताछ के लिए पंजाब पुलिस की कस्टडी बढ़ाने की मांग। पहले T20 मैच में टीम इंडिया ने आयरलैंड को 7 विकेट से हराया। दीपक हुड्डा ने नाबाद 47 रन की पारी खेली। 2 T20 सीरीज में टीम इंडिया 1-0 से आगे। से हटाने का ऐलान किया है कि ज्यादा दिन तक वहां रहने पर एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। इधर गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को तो जैसे शर्मिंदगी झेलने की आदत ही पड़ गई।
एक कप चाय तक के लिए तरस रहे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती का सामना करना पड़ा है। और यह तब हुआ जब PIA यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक प्लेन को रूस ने ओवरफ्लाइट क्लियरेंस देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से टोरंटो जा रही फ्लाइट को अपना रूट बदलना पड़ा। असल में यह नौबत इसलिए आई क्योंकि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने अभी तक रूस की ओवरफ्लाइट फी यानी उस देश की एयर स्पेस के इस्तेमाल के लिए जो पैसे देने होते हैं उसे नहीं चुकाया है। इसी वजह से पाकिस्तान के विमान को ओवरफ्लाइट क्लियरेंस नहीं मिली, जबकि किसी दूसरे देश की एयर स्पेस या वहां के एयरपोर्ट का इस्तेमाल करने के लिए ओवरफ्लाइट क्लियरेंस लेना जरूरी होता है। लेकिन पैसे नहीं चुकाने की वजह से रूस ने अपने एयर स्पेस में पाकिस्तान के विमान की एंट्री पर रोक लगा दी, जिसके बाद उसे रास्ता बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और इस्लामाबाद से टोरंटो जा रहे PIA के विमान को दूसरे रूट से जाना पड़ा। और बात जंगल में आग की तरह फैली, जिससे पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती उठानी पड़ी, क्योंकि रूस के मना करने के बाद उसे अपने विमान को कराची बुलाना पड़ा और फिर वहां से उसे रूस की जगह यूरोप के देशों की एयर स्पेस से होते हुए टोरंटो भेजा गया, जिसके लिए ईरान, तुर्की और यूरोप के रास्ते का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसकी वजह से न सिर्फ दूरी बढ़ी बल्कि पाकिस्तान को ज्यादा पैसे भी खर्च करने पड़े। ये घटना 17 जून की बताई जा रही है और जिस वक्त ये सारा बखेड़ा हुआ उस वक्त PIA की उस फ्लाइट में 250 से ज्यादा पैसेंजर मौजूद थे, जो विमान के कराची लौटने के बाद काफी घबरा गए थे। हालांकि इसके पीछे पाकिस्तान की यह दलील है कि रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों की वजह से पैसा ट्रांसफर करने में दिक्कत आ रही है और इसी वजह से उसे विमान को रूस की एयर स्पेस की जगह दूसरे रास्ते टोरंटो भेजना पड़ा। लेकिन असलियत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त आर्थिक बदहाली के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। वहां महंगाई बेकाबू हो गई है, रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। लोगों को बुनियादी चीजें, दूध और सब्जियों के लिए भी जरूरत से ज्यादा दाम देने पड़ रहे हैं। पाकिस्तान में महंगाई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वहां 1 लीटर पेट्रोल की कीमत वहां की करेंसी में 234 रुपए पर पहुंच गई है और 1 लीटर डीजल की कीमत 263 पाकिस्तानी रुपए को पार कर गई है। मतलब यह कि आर्थिक संकट से जूझते पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है और इसी वजह से वहां के लोग बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हैं। हालांकि पाकिस्तान की सरकार आर्थिक संकट से निपटने के लिए रोजाना अलग अलग फैसले ले रही है, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो चुकी है कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकार को कुछ भी नहीं सूझ रहा। अभी कुछ दिन पहले ही शहबाज शरीफ सरकार के एक मंत्री ने लोगों से चाय कम पीने की अपील की थी, क्योंकि चाय का इंपोर्ट करने के लिए सरकार को 6000 करोड़ पाकिस्तानी रुपए की जरूरत थी, जिसके लिए भी पाकिस्तान को दूसरे देशों से कर्ज लेना पड़ता। और इस शर्मिंदगी से बचने के लिए वहां के मंत्री ने लोगों से दिन भर में 2 कप चाय कम पीने की अपील कर दी थी, ताकि उसे चाय के आयात करने की जरूरत ना पड़े। जिसके बाद पाकिस्तान के लोगों ने खुद अपनी ही सरकार को आड़े हाथ ले लिया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सरकार बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है कि सरकार चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही लाखों करोड़ों के कर्ज तले दबा हुआ, जो उसने IMF और चीन समेत कई देशों से लिए थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 में पाकिस्तान पर करीब 8,87,000 करोड़ रुपए का लोन था, जो अप्रैल 2021 तक बढ़कर वहां की करेंसी में 18 लाख करोड़ हो गया। इस कर्ज को चुकाने की बात तो दूर, पाकिस्तान फिर कई देशों के आगे हाथ फैलाने की तैयारी कर रहा है। उसका विदेशी मुद्रा भंडार भी खत्म होने के कगार पर है, जिसकी वजह से वो दूसरे देशों से सामान आयात नहीं कर सकता। यानी वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो चुकी है। ऐसे में सरकार के मंत्री लोगों के हाथ पांव जोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं, ताकि डिमांड कम कर वो बढ़ती महंगाई पर काबू पा सकें। इधर एक तरफ जहां कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में महंगाई दशकों पुराने रिकॉर्ड तोड़ रही है, वहीं भारत के हालात दुनिया की इन महाशक्तियों के मुकाबले काफी बेहतर हैं। दावा यह है कि भारत की अर्थव्यवस्था का मॉडल ही कुछ ऐसा है कि दुनिया में मचे हाहाकार के बावजूद भारत पर ज्यादा असर नहीं हुआ। हालांकि भारत के पड़ोसियों बड़ी खबर आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जर्मनी दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में आज शिरकत करेंगे, जहां वो G7 देशों और अतिथि देशों के साथ पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, आतंकवाद, जेंडर इक्वालिटी और लोकतंत्र जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी G7 और अतिथि देशों के साथ बैठक करेंगे और समकालीन मुद्दों पर बातचीत भी करेंगे। भारत वापस आने के दौरान
पीएम मोदी यूएई की यात्रा पर भी जाएंगे। म्यूनिख में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पीएम ने आपातकाल का जिक्र करते हुए अपने संबोधन की शुरुआत की। पीएम मोदी ने कहा, जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, उसे 47 साल पहले आज ही के दिन आपातकाल लगाकर बंधक बनाने और कुचलने का प्रयास किया गया था। आज का दिन एक और वजह से भी जाना जाता है। आज 26 जून है। जो डेमोक्रेसी हमारा गौरव है, जो डेमोक्रेसी हर भारतीय के डीएनए में है, आज से 47 साल पहले इसी समय उस डेमोक्रेसी को बंधक बनाने, डेमोक्रेसी को कुचलने का प्रयास किया गया था। आपातकाल का कालखंड, इमरजेंसी भारत के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक इतिहास में एक काले धब्बे की तरह है। भारत के हर गांव तक बिजली पहुंच चुकी है। आज भारत का लगभग हर गांव सड़क मार्ग से जुड़ चुका है। आज भारत के 99% से ज्यादा लोगों के पास क्लीन कुकिंग के लिए गैस कनेक्शन है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन पत्र भरेंगे। यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के लिए करेंगे नामांकन। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नामांकन के समय रहेंगे मौजूद। राहुल गांधी के भी शामिल होने की संभावना। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ पर बीजेपी का कब्जा। रामपुर से घनश्याम लोधी तो आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ जीते। सीएम योगी ने कहा, उपचुनाव में जीत 2024 की तरफ इशारा। जनता जनार्दन के आशीर्वाद में इस विजय श्री के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के विजय श्री के लिए एक दूरगामी संदेश भी दिया है। यूपी में लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत से पार्टी में जश्न। पीएम ने ट्वीट कर दी बधाई तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी और सीएम योगी की नीतियों पर भरोसे के लिए जनता को दिया धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गरीब कल्याण नीतियों पर जनता के विश्वास का प्रतीक है। और इस बीच बड़ी खबर मिल रही है यूक्रेन से। दरअसल वहां के कृषि मंत्री ने एक बार फिर रूस पर अनाज चोरी करने का आरोप लगाया है। यूक्रेन के मंत्री ने दावा किया कि रूस की फौज ने जंग की शुरुआत से अब तक करीब 4 लाख टन अनाज चुराया है। आरोप है कि जिन जिन इलाकों में रूसी सेना ने धावा बोला, वहां से कई टन अनाज वो अपने साथ ले गए, जिसके बाद यूक्रेन में खाने की किल्लत सिर उठाने लगी है। तो बड़ा आरोप रूसी सैनिकों पर लगाया गया है। पुतिन अपने दुश्मन को चौंकाने में यकीन रखते हैं और कीव के अंदर अब उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। G7 की बैठक के ठीक पहले कीव में कैसे पुतिन ने हाहाकार मचा दिया है, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। कीव में फिर हाहाकार। बीस दिन बाद कीव पर ताबड़तोड़ मिसाइल। जंग के 4 महीने बाद फिर शुरू हुआ मिशन कीव। आखिर क्यों अचानक पुतिन ने दोबारा कीव पर अटैक लॉन्च कर दिया है? हम आपको बताएंगे कि पुतिन कीव का अधूरा ख्वाब क्यों पूरा करना चाहते हैं। आखिर पुतिन ने G7 की समिट शुरू होने के वक्त ही क्यों कीव को अपना निशाना बनाया है?
पुतिन अपने दुश्मनों को क्या संदेश देना चाहते हैं? कीव पर हमले के बाद ज़ेलेंस्की कैसे तड़प उठे हैं और ज़ेलेंस्की ने किन कारणों से हाइमार्स हॉस्पिटल रॉकेट लॉन्चर्स के फुटेज रिलीज करवाए हैं? खबर यह भी है कि पुतिन अपने कमांडर से बेहद नाराज हैं। क्या वजह है कि पुतिन ने अपने जनरल अलेक्जेंडर दार्निकोव को डिसमिस कर दिया है? ये सब आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे यूक्रेन और रूस की जंग से जुड़ी सबसे बड़ी खबर की, कीव पर हुए हमले की। रविवार की सुबह रूस के मिसाइल हमलों से कीव दहल उठा। पुतिन की आर्मी ने यूक्रेन की राजधानी कीव के अंदर 2 इमारतों पर भयंकर हमला किया। पुतिन ने 45 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। पुतिन ने 14 मिसाइल हमले करके कीव की इमारतों को आग की लपटों में झुलसा दिया। 5 जून के बाद पुतिन ने कीव को टारगेट नहीं किया था, लेकिन 20 दिन के बाद पुतिन ने अपनी मिसाइलों का रुख कीव की तरफ मोड़ दिया। हमले के बाद यूक्रेन ने एक बार फिर कीव में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया है। हमले का शिकार हुए इमारतों के अंदर राहत और बचाव की टीम दौरे कर रही है। यह हमला इतना भयंकर था कि इमारत के मलबे से आसपास मौजूद कारें ढक गई। कीव के अंदर हमले के बाद मलबे में दबे हुए लोगों को निकाला गया। कीव के लोग एक बार फिर सहम गए हैं। शहर में हमले के अलर्ट वाले सायरन बजने शुरू हो गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अचानक कीव को टारगेट करने के पीछे पुतिन का मिशन क्या है? पुतिन का अपना अंदाज है। हमला कब होगा ये भी पुतिन तय करते हैं। हमला मिसाइल से होगा या रॉकेट से, ये भी पुतिन ही तय करते हैं। हमले की लोकेशन क्या होगी ये फैसला भी पुतिन ही करते हैं। दरअसल 24 फरवरी को जब पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन की शुरुआत की थी, उस वक्त ही पुतिन का सीधा टारगेट कीव ही था। कीव के अंदर घुसने के लिए पुतिन ने अपनी टैंक आर्मी को पूरी ताकत दे दी थी, लेकिन कीव के बाहर ही यूक्रेन ने पुतिन की आर्मी को रोक दिया, क्योंकि यूक्रेन के सैनिकों ने कीव के अंदर आने वाले सैकड़ों पुल तोड़ डाले और फिर रूस को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। इसके बाद पीछे लौट रही रूस की आर्मी पर भी ज़ेलेंस्की की आर्मी ने छापामार हमले किए, जिसमें रूस की आर्मी को और ज्यादा नुकसान हो गया। इस नुकसान के बाद पुतिन ने अपना फोकस कीव नहीं बल्कि डॉनबास के रीजन पर किया। लेकिन अब एक बार फिर पुतिन ने कीव पर ही एक ही दिन में 45 मिसाइल अटैक कर दिए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि रूस के इन हमलों के बाद ज़ेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यूक्रेन रूस की मिसाइलों के दबाव में नहीं आने वाला है। Ще не просто руйнація нашої інфраструктури, це також і дуже цинічний, прорахований тиск на емоції наших людей. Але це не нас, а ми дотиснемо. Жодні російські ракети, жодні удари не здатні зламати дух українців, і кожна їхня ракета – це аргумент у наших переговорах з партнерами. 5 जून के बाद कीव पर कोई हमला न करने वाले पुतिन ने अचानक क्यों कीव पर अपनी आंखें टेढ़ी कर ली? वजह इन तस्वीरों में छुपी है। जर्मनी के म्यूनिख में G7 की बैठक चल रही है। G7 की बैठक में शामिल होने पहुंचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। बाइडेन का स्वागत भी म्यूनिख में जर्मनी की प्राचीन परंपरा के हिसाब से किया गया, लेकिन बाइडेन की खुशी में खलल डाल दिया कीव पर बरसी पुतिन की मिसाइल ने। G7 की बैठक में इस वक्त यूक्रेन पर किया गया हमला चर्चा का सबसे अहम मामला है। पुतिन के कुछ खास दुश्मन भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं और इसीलिए पुतिन ने कीव पर अटैक करके अग्रेशन दिखाया है और सबको ये संदेश दिया है कि चाहे दुनिया के बड़े से बड़े देश कितनी ही मीटिंग्स कर ले, पुतिन को रोक पाना इम्पॉसिबल है। अब इन तस्वीरों को देखिए जब कीव से ज़ेलेंस्की की आर्मी ने रूस को पीछे धकेल दिया था, जब पुतिन के खिलाफत करने वाले नेता कीव के दौरे पर आए थे। इन्हीं में से एक नाम है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का।
फ्रांस के राष्ट्रपति भी कीव में ज़ेलेंस्की से मिलने आए थे, लेकिन जब फ्रांस के राष्ट्रपति G7 समिट के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर में हैं, उस वक्त पुतिन ने कीव पर 45 मिसाइल अटैक करके दुनिया को दहला दिया और फ्रांस को भी ये संदेश दिया कि वो यूरोपियन यूनियन के दबाव में बिल्कुल भी नहीं है। पुतिन के मिसाइलों और रॉकेट हमलों का संदेश यही है। यूक्रेन में पुतिन की वॉर मशीन अभी तक थकी नहीं है। कीव पर 45 मिसाइलों के हमले ने ज़ेलेंस्की को हैरान और परेशान कर दिया है। रूस ने ऐसे समय कीव पर हमला बोला है जब ज़ेलेंस्की G7 देशों के सामने अपना पक्ष रखेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वो पहले नेता थे जिन्होंने कीव में जाकर ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी। अब कीव पर हमला करके पुतिन ने बोरिस जॉनसन को भी जवाब दे दिया है। G7 में यूरोपियन यूनियन के देश भी शामिल हो रहे हैं। पुतिन ने यूरोप के हर बड़े शहर को ये जवाब दे दिया है कि उनकी वॉर मशीन अभी तक थकी नहीं है। कीव पर 45 मिसाइलों के हमले ने ज़ेलेंस्की को हैरान और परेशान कर दिया है। От вже в понеділок братиму участь в саміті Групи Семи. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби і якраз напередодні таких зустрічей. Це зрозуміло ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. І що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше. Більше, ніж будь-якому іншому. आगे आपको बताएंगे कि कैसे पुतिन ने अपनी पावर से यूरोप के बड़े बड़े लीडर्स को दबाव में ला दिया है। लेकिन पहले बात करेंगे उस हाइमर्स मिसाइल की जिसकी ताकत पर ज़ेलेंस्की इतरा रहे हैं। हाइमर्स अमेरिका का बनाया एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। पहले आप इसकी ताकत देखिए, फिर आपको बताएंगे ज़ेलेंस्की ने कौन सी स्पेशल फुटेज रिलीज करवाई है। अब ये वीडियो देखिए जो 25 जून को शूट किया गया है। ये यूक्रेन की ही एक जगह है, लेकिन लोकेशन को गुप्त रखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस की आर्मी पर निशाना लगाने के लिए यूक्रेन के फौजी हाइमर्स की यूनिट में बैठे हुए हैं और इस यूनिट को एक सीक्रेट लोकेशन पर सूरज ढलने के बाद ले जाया जा रहा है। रात के ही अंधेरे में यूक्रेन की आर्मी ने इस हाइमर्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को इंस्टॉल कर दिया और फिर शुरू हुए रूस के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अमेरिका ने हाइमर्स में लगने वाले रॉकेट मीडियम रेंज के दिए हैं। बाइडन ज़ेलेंस्की को 300 या 500 किलोमीटर तक मार करने वाले रॉकेट नहीं दे रहे, बल्कि वो हाइमर्स के वो रॉकेट देने पर राजी हुए हैं जो 70 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। ये ऐसे रॉकेट से लैस हैं जिसके मीडियम रेंज वर्जन से भी अगर यूक्रेन लैस होता है तो रूस को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने एक इंटरव्यू में जवाब दिया है जिसमें उनका एक एक शब्द नेटो को वार्निंग दे रहा है। हाइमर्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। Применяются с самого начала, но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть Буки, Тора, Панцири, работают в высшей степени эффективно. इसे आप पुतिन की वार्निंग नंबर 1 कह सकते हैं, जो वाकई बहुत खतरनाक नजर आती है। पुतिन बहुत साफ साफ वार्निंग दे रहे हैं कि जवाब में वो ऐसे ठिकानों को तबाह करेंगे जिसका अभी तक उन्होंने टारगेट नहीं किया है। पुतिन के पास हाइमर्स रॉकेट की एक एक बारीक जानकारी है और वो जानते हैं कि अगर अमेरिका ने यूक्रेन को ये सिस्टम दिया तो इससे उनकी फौज को क्या खतरा हो सकता है।
То, что мы видим, слышим, знаем, здесь это ничего не имеет общего с доверием к украинскому режиму или с недоверием. Это зависит от того, какие ракеты американцы поставят. Вот то, что мы сегодня слышим, и как бы то, что мы понимаем, это ракеты, как раз, которые на 45-70 километров, в зависимости от типа ракет, летят. Значит, то же самое было с теми градами, ураганами, смерчами, о которых я сказал. Там тоже дальность 40-70 километров. Ничего нового нет.